आंखें बंद करके एक क्षण सोचिए, अगर ओशो आज जिंदा होते तो क्या होता। 19 जनवरी 1990 को अगर उनकी मौत नहीं हुई होती तो आज क्या होता। 58 साल में अगर ओशो हमारे बीच से नहीं गए होते तो आज की स्थिति क्या होती। ओशो एक विद्रोही, एक क्रांतिकारी, एक ज्ञानी, एक विद्वान और बहुत सारे बंधनों पर करारा हमला करने वाले एक संत। ओशो का जीवन सामान्य जीवन नहीं था। ओशो सामान्य थे भी नहीं। ओशो की बातें जिन्होंने सुनी उन्हें लगा जैसे वो बदल गए हों। ओशो की बात आप जब तक सुनते हैं तब तक वो आपको बांधे रखने की ताकत उनके अंदर रखते हैं। ओशो चमत्कार की तरह लोगों के जीवन में आए। ओशो के तमाम किस्से समाज में मौजूद हैं, लेकिन आज हम ओशो के बहुत सारे और पहलुओं की बात करेंगे। हाल ही में नेटफ्लिक्स पे वाइल्ड वाइल्ड कंट्री नाम की एक सीरीज लॉन्च हुई। 6 एपिसोड की इस सीरीज में बताया गया है कि 1981 से 1985 के बीच में ओशो के जीवन में क्या गुजरा। यह वो समय था जब 4.5 साल तक ओशो मौन में रहे। जी हां, मौन में रहे, क्योंकि दुनिया ओशो को केवल बोलने के कारण जानती थी। ओशो जब बोलते थे तो आग निकलती थी, लेकिन इस 5 साल के दौरान 4.5 साल तक ओशो ने कुछ नहीं बोला। यह वो समय था जब वो भारत से अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका में उन्होंने एक जगह चुनी थी जहां वो रजनीशपुरम का निर्माण करवा रहे थे। मां आनंदशीला इस निर्माण को वहां पे करवा रही थी। 1981 में ओशो इस जगह पहुंचते हैं। रजनीशपुरम का निर्माण हो चुका था, बहुत बड़ी जगह थी ओरेगॉन में। लेकिन आप सोचिए, ओशो जो कि दुनिया में केवल विख्यात इस वजह से थे क्योंकि वो बहुत बड़े वक्ता थे और हर विषय पे बोलते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बंधन, बहुत सारी मर्यादाएं, बहुत सारे जकड़न तोड़ी थी। ऐसा आदमी शांत था। थोड़ा पीछे ले चलते हैं। ओशो का जब जन्म हुआ तो सबसे विचित्र घटना जो पहली बार हुई वो हुई कि उन्होंने 3 दिन तक मां का दूध नहीं पिया। ओशो जब 7 साल के हुए तो उनके पिताजी ने जब उनकी कुंडली जचवाई, जब वो पैदा हुए थे तब, तो उन्हें बताया गया कि 7वें साल, हर 7वें साल पर ओशो पर मौत का खतरा होगा। पिता को उम्मीद थी कि 11 संतानों में सबसे बड़े यानी ओशो शायद 7 साल के आगे जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो 7 साल तक जिंदा रहे, फिर 14 साल तक जिंदा रहे, और 14वें साल में जब उनको ये बात पता लगी कि वो हर 7 साल पर उन पर मौत का खतरा है, तो वो एक मंदिर में चले गए। 7 दिनों तक केवल एक समय खाना खाया और वहां चित्त पड़े रहे, मौत का इंतजार करते रहे। यही वो ओशो हैं जो उस वक्त राजा नाम से जाने जाते थे। उनका नाम कुछ और था। वो एक जैनी परिवार में पैदा हुए थे। लेकिन ओशो जब 10 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाते हैं तो अपने परिवार के सामने एक विचित्र सी शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं, जिस स्कूल में मैं जाने जा रहा हूं उस स्कूल में एक हाथी द्वार है, तो क्यों ना इस स्कूल में मैं पहली बार हाथी पे बैठ के जाऊं, क्योंकि वो द्वार तो हाथी के लिए बना था। उनके पिता जो कि एक कपड़े के व्यापारी थे, उन्होंने उनकी वो जिद पूरी की। ओशो पहली बार स्कूल राजा की तरह हाथी पर बैठ के गए थे। ये वही ओशो हैं जो 12 साल की उम्र में जब उन्हें इस बात का पता लगता है कि भूत प्रेत भी होते हैं या भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती है, तो वो रात रात शमशान में बिताया करते थे, भूतों को खोजा करते थे। ये वही ओशो हैं जो कि फिलॉसफी के प्रोफेसर रहे। 9 साल तक उन्होंने पढ़ाया। फिर 1970 के दशक में वो मुंबई आ गए। मुंबई में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। वो डिबेट्स किया करते थे, उनके प्रवचन शुरू हो गए थे, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। मुंबई में जब भीड़ उनसे संभली नहीं गई तो उन्होंने पूना के पास एक आश्रम लिया। एक विदेशी ने इसके लिए पैसे दिए, एक महिला विदेशी ने। आश्रम बना, आश्रम चलता रहा। मां आनंदशीला को उन्होंने जिम्मेदारी दी, हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम एक उन्मुक्त शहर बसा सकें, जहां केवल प्रेम हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, ध्यान हो, जहां किसी भी तरह की कोई भी मर्यादा ना हो। ओशो फेमस भी इस वजह से हुए थे क्योंकि वो मर्यादाओं में कोई विश्वास नहीं रखते थे। ओशो के आश्रम में सेक्स फ्री होता था। ओशो के आश्रम में आप जो व्यवहार करना चाहे वो व्यवहार कर सकते थे। लोग आते थे, लोग कई लोगों से संबंध बना लेते थे, क्योंकि वो कहते थे क्योंकि हमें बंध के नहीं रहना। धर्म एक बंधन है, समाज एक बंधन है, रूढ़ियां एक बंधन है, हमारी समझ एक बंधन है। वो 9 सन्यासियों की एक फौज बना रहे थे। वो नए इंसान का निर्माण कर रहे थे। ओशो शायद दुनिया से अलग सोच रहे थे और उस सोच के साथ दुनिया के बहुत सारे लोग उनसे जुड़ भी रहे थे। ओरेगॉन में जब रजनीशपुरम का निर्माण हो गया
तो ओशो वहां अपने 10,000 20,000 भक्तों के साथ रह रहे थे। लेकिन समस्याएं शुरू हो गई थी, वहां पे बहुत सारी समस्याएं होने लगी थी लॉ को लेकर, क्योंकि जिस जगह ओशो ने आश्रम बनाया था वो बड़ी शांत सी जगह थी, वहां रिटायर्ड लोग रहा करते थे। कानून को लेकर दिक्कतें होने लगी, उन पे हमले होने लगे, तमाम बार ऐसी फेलनी की, इमिग्रेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। फाइनली ओशो को वो जगह छोड़नी पड़ी। लेकिन ओशो उस जगह को छोड़कर विश्व भ्रमण पे निकलना चाहते थे, जो कि वो कर नहीं पाए, क्योंकि ओशो वहां से निकल के उरुग्वे गए और उसके बाद कोशिश की दुनिया के 21 देशों में जाने की, लेकिन किसी ने भी उन्हें वीजा नहीं दिया। फाइनली वो इंडिया लौट आए। इंडिया लौटने के बाद ओशो का जीवन सेक्लूडेड टाइप का बीतता रहा। वो भक्तों से मिलते लेकिन शांत रहते। ये वही ओशो हैं जिन्हें पहले भगवान रजनीश के नाम से जाना जाता था, फिर रजनीश कहा गया और बाद में वो ओशो हो गए। ओशो शब्द का भी एक अर्थ है। ओशो शब्द विलियम डेल्स के ओशनिक वर्ड से आया है। ओशनिक मतलब समुद्र से मिल जाना, समुद्र जैसा हो जाना, यानी ओशो समुद्र जैसे थे। ओशो का जीवन बहुत ही रोचक है। वाइल्ड सेंचुरी अगर आपने देखी होगी और मैं अगर उसका रिव्यू करूं तो मैं ये पाता हूं कि वहां पे ओशो के जीवन का केवल एक पक्ष रखा गया है और कहीं ना कहीं ओशो के अलावा जो ओशो का प्रभाव क्षेत्र था या मां आनंद शीला का जो उनके जीवन पे प्रभाव था उसका ज्यादा वहां चित्रण किया गया है। आज ओशो हमारे बीच में नहीं है। अगर ओशो आज होते तो वो थोड़े वृद्ध हो चुके होते या काफी वृद्ध हो चुके होते। 90 से अगर आप जोड़ेंगे 58 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आज हम ये अगर देखेंगे तो वो 28 साल और वृद्ध हो गए होते, यानी वो 86 साल के आज होते। ओशो आज नहीं है, लेकिन उनकी टीचिंग्स हमारे बीच में है। और अगर ओशो आज होते तो क्या वो नए सन्यासी की अवधारणा या नए इंसान की अवधारणा को पूरा कर पाते? शायद ये कठिन होता, क्योंकि तब भी राजनीतिक माहौल और बहुत सारे अंतर्विरोधों के कारण ओशो को देश छोड़ना पड़ा था। ओशो जब लौट कर आए तो वो ओशो नहीं रह गए थे वो, क्योंकि अगर वो ओशो रह जाते, हालांकि इसमें यह भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि उनके शरीर में विष आ गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। ओशो अगर आज होते तो शायद उनके लिए दुनिया नहीं होती। आज युवकों को बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए होते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ओशो को सुनते हैं, बहुत सारे और गुरुओं की बातों को सुनते हैं। ओशो एक क्रांतिकारी थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम ओशो को याद कर रहे हैं क्योंकि दुनिया ओशो पे चर्चा कर रही है। ओशो को जानने के लिए ओशो को पढ़ना होगा, ओशो को लिखी किताबें पढ़ना होगा। ओशो पर लिखी किताबें मत पढ़िए, ओशो ने जो लिखा है वो पढ़िए। ओशो ने दुनिया के हर धर्म गुरु, हर प्रभावी विचारक को पढ़ा। उन्होंने अपने जीवन में 1 लाख किताबें पढ़ी। ऐसा कहा जाता है उनकी लाइब्रेरी में 1 लाख किताबें थी। अगर उन्होंने 10 साल में पढ़ना शुरू किया और 48 साल 58 साल तक वो जिंदा रहे, तो 48 साल में अगर 1 लाख का आप गुणा करेंगे तो 6 से 7 किताबें प्रतिदिन आई। कोई व्यक्ति अगर इतना पढ़ लेता है और अगर उसके पास अंतर ज्ञान है तो आप समझ सकते हैं कि वो दुनिया के लिए क्या कर सकता है। उसके विचार कुछ भी करा सकते हैं। ओशो क्रांतिकारी थे, ओशो नव सृजन के जनक थे, इसमें कोई संदेह नहीं है।